हे गाइस, रोनो केंशिन के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे सेंगाकू और केंशिन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहाँ पे शिष्यो इन सभी का यूज करके केंशिन के मूव्स को सीखना चाहता था। वहीं वो बच्चा इजी अपने माँ के बदला लेने के लिए इसी तरफ आ रहा है। तो अब स्टोरी में आगे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सेंगाकू और केंशिन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी और सेंगाकू ने अपना लास्ट मूव चला था मरने से पहले, लेकिन केंशिन ने उसे जान से नहीं मारा बल्कि एक ऐसा खतरनाक अटैक किया जिसका तो बेहोश पड़ा है। और इसे देखकर साइतो से कहता है कि ऐसे कमजोरी दिखाना बहुत ही जानलेवा हो सकता है, लेकिन केंशिन कहता है कि इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब दया दिखाने की बात आएगी तो आपने सस्ते सर पे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। वही हम देख पाते हैं कि मीसाओ और वो बच्चा कमरे के बाहर से दरवाजे छुप के सब चीज देख रहे थे। जब मीसाओ को ये सब चीज समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि ये बहुत ही अमेजिंग है। और मीसाओ के मन में अभी भी चल रहा था कि अभी भी हमें अपने आप को छुपा के रखना होगा, हम सबके सामने अभी नहीं आ सकते। लेकिन साइतो उनको कब का नोटिस कर चुका था और दरवाजे खोल के उन्हें कहता है कि तुम लोग बाहर आ सकते हो, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग हमारे पास ही रहना। और केंशिन भी इन लोगों को नोटिस कर लेता है। वह शिशो कहता है तो इस टेक्निक को रियो शोसेन कहते थे, जहाँ वो एनालाइज करता है कि कैसे केंशिन ने अपनी स्वॉर्ड की जहाँ पे धार नहीं थी उसे सेंगेकू के गले पे लगाया। जब अगर वो धार वाली चीज को यूज करता तो उसे मार भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और शिशो उसके हंसने लगता है क्या कि मैं तुम पर बहुत निराश हूँ। मैंने सुना था कि तुम रोरोनी बन चुके हो और तुमने कसम खाई है तुम किसी की जान नहीं लोगे। विश्वास करना काफी मुश्किल था, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि अब तुम्हारी बस की नहीं है मुझे हराना। और इसी तरह शिशिन कहता है कि मैं इस बोरिंग फाइट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और एक चुटकी के साथ ही हम देखते हैं ऊपर सीढ़ी पर से खुफिया रास्ता सामने आ जाता है, जहाँ की तरफ शिशु जान लगता है, ये कहते हुए कि हम वापस क्योटो में ट्राई करेंगे, तब तक तुम हितोकोरी बन जाना। ये सुनकर शिशु अपनी तलवार उठाता है। ये सुनकर शिशु अपनी तलवार उठाता है, जिसे देखकर मिसाओ काफी डर जाती है, लेकिन वो तलवार को सीतो की तरफ फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम केंशिन से लड़ो। ये सुनकर सीतो काफी खुश हो जाता है। शिशु से जाते हुए कहता है कि तुम इसे अपनी टेनकेन की टेक्निक दिखाओ एज अ इनाम। ये सुनकर सीतो काफी खुश हो जाता है। शिशु से कहता है कि इसके साथ अच्छे से खेलना और अपनी टेनकेन टेक्निक भी दिखाना एज अ इनाम जिसने रियो शोसेन मुझे दिखाई है। और जैसे ही केंशिन उसका पीछा करने की कोशिश करता है, सीतो आगे बढ़ जाता है कहते हुए कि आपकी परमिशन से मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। और शिशु से बाय कह के वहां से चला जाता है। तो मीसा उससे गुस्सा होकर कहती है कि तुम ऐसे खड़े क्यों हो, जाओ के पीछा करो उस पट्टी वाले आदमी का, वो यहाँ से जा रहा है। देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही तेज हवा चलने लगती है, जहाँ पे केंशिन अपनी शॉर्ट की का यूज कर रहा था इससे लड़ने के लिए, लेकिन पीछे का साइतो कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं भी काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ, इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मीसा वहाँ जमीन पे गिर जाती है। और यहाँ साइतो एक्सप्लेन करता है कि इसके पास ना फाइटिंग की है, ना किलिंग की, और ना ही शॉर्ट की, जो एक तरीके की पावर होती है। वही दूसरी तरफ शिशु बाहर जा चुका था। उसके साथ ही उससे पूछती है कि टेनकेन क्या है जिसके बारे में आप कह रहे थे। जहाँ शिशु से बताता है कि एक निक नेम है जो कि इसलिए दिया गया था क्योंकि भगवान के द्वारा उसे एक ऐसा टैलेंट मिला है जो उसकी तलवार के लिए है। वहीं साइतो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसकी की को समझ नहीं पाओगे, और इसीलिए कोई भी मूव उसको देख कर करना बहुत ही मुश्किल है, और सबसे बेस्ट चीज या सबसे बढ़िया प्लान वही होगा कि अपने सबसे फास्टेस्ट मूव को इसके ऊपर करो। जिसे देखकर सीतो कहता है कि तुम बात्सो जत्सु का यूज करने वाले हो, तो ठीक है मैं भी यही करूंगा। और वो भी अपने पोज में खड़ा हो जाता है अपनी कटानों को लेकर, और काफी देर तक एक दूसरे को घूरने के बाद वो दोनों अपनी टेक्निक का यूज करते हैं, तो उनकी तलवारें आपस में टकरा जाती हैं। वही हम चिंशू को देखते हैं जो कह रहा होता है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन उसे किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं है मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंशिन की तलवार टूट गई है, क्योंकि बत्तोसाई ने कसम खाई है कि कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा, और जब तक केंशिन अपनी इस कसम को नहीं तोड़ता है तब तक वो उसे नहीं हरा सकता। जब सीतो ये देखकर खुश हो जाता है कि मैच खत्म हुआ, लेकिन पीछे साइतो कहता है कि मैच ड्रॉ रहा क्योंकि अब कोई भी लड़ने की हालत में नहीं है। और हम नोटिस करते हैं कि सीतो की तलवार पूरी तरह से टूट चुकी है, और मिसा भी देख के खुश हो जाती है कि ये है मेरा ही मुरा। जहाँ पे सीतो कहता है कि खतरनाक तलवार अब वापस ठीक नहीं की जा सकती, और ये तलवार शिशु की थी फिर भी ये टूट गई। और तो कहता है कि आज का मैच ड्रॉ रहा, जहाँ पे कोई भी विजेता या कोई भी हारा नहीं, लेकिन आज के लिए तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा, और अगर पॉसिबल हो तो मुझसे फिर से फाइट करना, तब तक के लिए तुम एक नई शॉट को ढूंढ लो। उनके सामने से चलते हुए सीतो बाहर निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेंगाकू के आदमी खड़े थे जो उससे पूछते भी है कि वहाँ हुआ क्या। उसके बाद सीतो ने बताता है कि वो अंदर पड़ा हुआ है, वो हार चुका है। और उन लोग के पूछने पर क्या उन्हें आगे क्या करना चाहिए वो थोड़ा सोचता है, और फिर उसे लगता है कि शिशु क्या करे उनके साथ। उन्हें कहता है कि जब तक उन्हें पूछ के बताएगा वो वहीं पे रुके, और वो भी काफी जल्दी में कह के वहां से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी शॉट टूट चुकी है, और मिसाओ ये चीज कह रही होती है अब क्या होगा। वही साइतो कहता है कि तुम्हारी वजह से शिशु भाग गया, लेकिन केंशिन हंसते हुए कहता है कि हम एक दूसरी शॉट वापस से बना सकते हैं और शिशु से दोबारा लड़ाई कर सकते हैं। और वैसे भी सिंगेत्सु
तात्सु से अभी के लिए शिशु जा चुका है, जिसके लिए केंजिन काफी ज्यादा खुश है। वही हम पास पड़े हुए सेंगाकू को भी देखते हैं, जो कि मरने की हालत पे था, और इजी अपनी शॉट को उसकी तरफ कर देता है, ये कह के कि अभी भी सांस ले रहा है। जहाँ एक तरफ तो सेंगाकू मदद मांग रहा था, इजी को सारी चीजें याद आ रही थी, जो चीजें उसने उसके माँ बाप, उसके गांव वाले, उसके भाई के साथ किया, और बदला लेने के लिए इजी अपनी तलवार को उसकी तरफ ही कहते हुए बढ़ा देता है कि मर जाओ सेंगाकू। लेकिन साइतो से ये कह के रोक लेता है कि मुझे अब इससे बहुत सारे सवाल करने हैं, तुम इसे अभी मार नहीं सकते, और इजी को उठा के पीछे फेंक देता है। लेकिन इजी भी उठ के कहता है कि तुम मेरे रास्ते मत आओ। लेकिन साइतो कहना था कि बेवकूफ, बदले के लिए इसकी जान लेना 1873 में ही बंद हो चुका है, और इसके साथ ही इसको इंटरोगेशन में टॉर्चर करना ज्यादा अच्छा होगा सिर्फ इसको नींद में मार देने से। लेकिन इजी भी काफी गुस्से में था, उसे कहता है कि इसे क्या सजा मिलेगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मुझे अपने हाथों से मारना है, तभी जाकर मेरे माँ बाप को शांति मिल पाएगी। लेकिन केंशिन उसे तलवार उठाने से रोक देता है और उसे कहता है कि मरे हुए लोगों को बदला नहीं चाहिए, बल्कि खुशी चाहिए जो लोग वो पीछे छोड़ के हैं। और इन छोटों हाथों से ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ ये हाथ बड़े होंगे, और जब तुम जवान होगे तो ये हाथ ताकतवर होंगे। लेकिन उसका यूज तुम शिष्यों के आदमी की तरह किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की रक्षा करने के लिए करना। तुम बाकी गांव वालों की तरह कायर मत बनना किसी वायलेंस के आगे, बल्कि तुम उसके सामने खड़े हो जाना और बाकियों की रक्षा करना। तुम्हें अपने बड़े भाई के जैसे बनना है, जिसने अपने आखिरी दम तक दूसरों की भलाई सोची, और तुम्हें बस लाइफ में अब खुश रहना चाहिए। ये सुनकर इजी काफी याद रोने लगता है। मिसाओ भी ये देख के खुश हो जाती है कि चलो यहाँ तो काम हो गया, और वो अपना रुमाल भी इजी को देती है, ये लो, इसका यूज करके अपने आंसू पोंछ लो। लेकिन वो उसका यूज करने की जगह उसके कपड़े में अपना नाक पोंछ लेता है, जो देखकर मिसाओ पागल हो जाती है। वही साइतो कहता है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, और हम देखते हैं कि शिशु काफी ज्यादा आगे पहुंच चुका है। मैं उसकी फ्रेंड कहती है कि अभी तक सीतो यहाँ पर नहीं आया, वो लेट हो गया है, कहीं वो हार तो नहीं गया। जिस पर शिशु से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और हम तभी देखते हैं कि सामने से सीतो हाथ हिलाते हुए कह रहा होता है, शिशु-सान मैं यहाँ हूँ। ना सीतो उसे उसकी स्वॉर्ड वापस करता है और कहता है क्या मुझ पे गुस्सा मत करना, आपको गुस्सा होना है तो केंशिन पे करना। लेकिन शिशु उस तलवार की हालत देख के सोचता है कि आखिर कैसे साकाबात्सु तलवार ने नागासोनी दात्सु का ये हाल किया, और मन में सोचता है शायद मैंने उसे ज्यादा ही हल्के में ले लिया। वहीं भी उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हारे हाथ लगता इतने मजबूत नहीं है जितना कि तुम्हारा दिमाग, और उसे बताती है कि कोतात्सु बहुत ही ज्यादा फेमस तलवार है, जो कि सबसे ज्यादा 31 सॉर्ड्स के बीच में से एक मानी जाती है, और किसी भी तलवारबाज के लिए ऐसी तलवार मिलना उसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस पर सीतो उससे पूछता है तो क्या ये बहुत महंगी है, और उसके जवाब में उसे पता लगता है कि ये इतनी महंगी है, इसका कोई प्राइस ही नहीं है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट चुकी है, और इसके लिए इमुरा को खोजते भी है कि कितना बेकार इंसान है। वही शिनशियो अब इससे पूछता है क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे, जिसमें हंसते हुए सीतो कहता है कि अगर मुझे आप इससे पैसे नहीं मांगोगे तो कुछ भी। और शिशु से कहता है कि सारे जुपुनो शित्सो को क्योटो लेकर आओ, वो भी एक बार में। और शिशु उसके पीछे यही रीजन देता है कि उसके अंदर से वो खूनी हथियार वापस निकाल के लाना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको जोर जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े केंशिन के साथ। वही चितियो ये चीज सुन के हंसने लगता और कहता है आपको इस समय मजा आ रहा है क्यों, है ना। लेकिन शिशु कहता है कि नहीं, अपना मुंह बंद करो, थोड़ा बहुत तो आ रहा है लेकिन अब हमें चलना चाहिए। वहीं जाते चितियो को लगता है कि शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। हम देखते हैं कि जितने भी सेंगाकू के आदमी थे उसे गाँव वालों ने बांध दिया है और उन्हें एक जगह लेके जाया जा रहा है। हम दूर से देखते हैं केंशिन, पुलिस वाला और मिसाओ खड़े होकर ये सब चीज देख रहे थे, जब सेंगाकू की बॉडी को भी लेके जाया जा रहा था। गाँव वाले काफी खुश थे। मिसाओ कहती है कि इनके अंदर की हेटेड अब बाहर आ चुकी है, मुझे देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा। वही अब मिसाओ कहती है कि तुम्हें भी देख के थोड़ा सा अजीब फील होता है मुझे, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अजीब है। वही साइतो अब जाने लगता है इजी को लेकर, जिस पर केंशिन पूछता है कि इसका क्या। इसके जवाब में वो कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, और बताता है कि टोक्यो के साथ रह सकता है जब तक ये सभी चीजें ठीक ना हो जाए कंट्री में, और उसके बाद वो सोचेंगे इसके फ्यूचर में क्या करना है। केंशिन के पूछने पर कि टोक्यो क्या है, वो उसे बताता है इसकी वाइफ का नाम है, जिसे सुनकर वो दोनों पगला जाते हैं। इन दोनों को विश्वास नहीं होता कि इसकी शादी हो चुकी है। जैसे एक बार वापस पूछते हैं और वो कहता है हाँ ये सही बात है, और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, इजी को मैं उसी के पास छोड़ आऊंगा, और उसे तुम्हें कब नहीं समझना चाहिए, वो इसका अच्छा ध्यान रखेगी। लेकिन केंशिन और मिसाओ डिस्कस कर रहे हैं कि जिसने इससे शादी कर ली वो तो बोधिसत्वा होगी। वहीं साइतो जाते हुए केंशिन से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम क्योटो सीधे जाओ और जाते हुए अपने हितोकोरी हथियारे नेचर को वापस अपने अंदर लेकर आओ जो कि पहले था, क्योंकि तुम अभी तक समझ आ चुका होगा कि शिष्यों को या उसके आदमियों को एज अ रोरोनी तुम कभी हरा नहीं सकते। ये एक बेवकूफी है, और अच्छी बात है कि तुम्हारी कटाना टूट गई। और जाते उसके कंधे पे हाथ रखते बस इतना ही कहता है कि मैं भरोसा रखता हूँ कि तुम अपने खुद को पहचान सको जैसे तुम पुराने समय में थे और वैसे ही बन सको, और वहां से चला जाता है। इजी भी उसी के साथ
वहाँ से चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इजी उससे कहता है कि मैं गांव छोड़कर जाने से पहले एक जगह जाना चाहता हूँ सेंसेई। ये सुनकर साइतो से कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। वही मिसाओ को देखते हैं जो कि केंशिन को कह रही होती है कि वो सारे लोग यहाँ से भाग गए, तो इसका ये मतलब है कि तुम जीत गए एक तरीके से। और साइतो की बातों को दिल पर मत लो, खुशी मनाओ क्योंकि हम जीत गए। और जब तुमने अपनी आंखें वैसे कर ली थी एकदम फोकस सही से लड़ते हो, तुम बहुत ही कूल लग रहे थे, लेकिन उस टाइम पे तुम देखने में काफी गुस्सैल और डरावने भी थे। इसीलिए जब तुम ऐसे रहते हो तभी अच्छे लगते हो, एकदम सिंपल और नाइस। और मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। लेकिन केंशिन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें कैसा अच्छा लगता हूँ। ये सुनकर मिसाओ कहती है हाँ ये बात तो सही है, मैं जानती थी, लेकिन ये बहुत ही रूड चीज है ऐसा कहना। और इसी के साथ केंशिन भी अब वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिसाओ कहता है कि हमने काफी सारा समय यहाँ पे खराब कर दिया है, तो अब हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए क्योंकि शिशु के आदमी तब तक अटैक नहीं करेंगे जब तक क्योटो ना पहुंचे, इसलिए हमें टोक्यो की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी के साथ केंशिन ये बताता है कि उसे भूख भी लग रही है, लेकिन मिसाओ सुनिए गुस्सा हो जाते और कहती है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और वो अपनी डीमन एंग्री बर्ड किक का यूज करके उसे मारती है और हंसते हुए उसे अपना खाना ऑफर करती है जो लंच ये लाई थी। केंशिन उसे देख के कहता है इसके अंदर कुछ है तो नहीं ना। वही केंशिन इसे एक्सेप्ट कर लेता है और खाते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे केंशिन इसकी तारीफ भी करता है सही में अच्छा बना है। मिसाओ सुनी काफी खुश होते हुए कहती है कि आओशी और मेरे दादाजी हमेशा इसकी तारीफ करते थे। जिस पर केंशिन कहता है तो क्या हम फिर से उनकी बात करने वाले हैं, जिस पर मिसाओ कहती है हाँ क्योंकि और बहुत सारा टाइम है क्योटो जाने तक। वही केंशिन अपने मन में सोचता है कि मैं हितोकोरी या हत्यारा बनूंगा कि नहीं, इसका आंसर सिर्फ क्योटो में है तो मैं वहीं जाना चाहिए। वही हम देखते हैं कि साइतो अब जाने के लिए तैयार हो गया है और एपिसोड के एंड में देखते हैं कि सासुके भी क्योटो के लिए निकल चुका है, लेकिन वो अपने आप को कहीं खो दिया है जंगल के अंदर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी पॉइंट के साथ रोनो केंशिन के इस हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो हम देखेंगे कि केंशिन और कौन कौन सी पॉसिबल एनिमी से लड़ने वाला है, और साथ में मिसाओ आओशी ढूंढ पाती है या नहीं, और साइतो क्या करने वाला है, वहीं शिशु का क्या प्लान है। तो ये सब चीजें जानने के लिए और हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको और कौन सी वीडियो चाहिए।